Good morning, students. So today we are going to start English supplementary. So as you know, earlier we have read the chapter number 1 and 2, The Lost Child and the Adventure of Toto. And today we are going to start chapter number 3, Easwaran the Storyteller. Okay, so let's start the chapter. The story was narrated to Ganesh by a young man. अब ये जो स्टोरी है इसको नरेट कौन कर रहा है? नरेटर जो होता है, जो स्टोरी हमें सुना रहा होता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी मूवीज होती हैं, जब स्टार्ट होती है तो एक अलग से वॉइस आती है, बैकग्राउंड में एक अलग से वॉइस आती है जो हमें स्टोरी का बैकग्राउंड बताती है कि स्टोरी किसके बारे में है या स्टोरी में क्या होगा। तो वही क्या होता है? नरेटर होता है जो कि स्टोरी को बोलता है। ठीक है, मैम गिव मी द मार्कर। So the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. तो ये स्टोरी का नरेटर कौन है? गणेश है, जो कि एक यंग मैन है जिसका नाम महेंद्र है। और गणेश को ये स्टोरी नरेट कर रहा है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो गणेश को हायर किया गया है सुपरविजन के लिए। किसके सुपरविजन के लिए? एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जो गणेश है उसको हायर किया गया है। जिसमें फैक्ट्रीज आती हैं, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या चीजें हैं? फैक्ट्रीज हैं यहाँ की, और ब्रिजेस हैं, उनको देखना है। उनके जो साइट्स होते हैं ना, एक होता है फैक्ट्री, एक होती है साइट, जहां पर जो फील्ड पर जो वर्क होता है उसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है। So Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्रा का काम क्या है कि जो वर्क साइट है, जो बाहर जो काम हो रहा है उस पर वो नजर रखे। He had to keep moving from place to place every now and then as offered by the head office. So महेंद्र को क्या करना पड़ता था? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था ताकि वो सभी साइट्स पर, जो सभी बाहर जो फील्ड वर्क है उस पर ध्यान दे पाए। From as ordered by his head office, और हेड ऑफिस जैसे जहां पर भी उसको आता था ऑर्डर, वहां पर वो उसको जाकर उस चीज का निगरानी करना पड़ता था। तो क्या है ये स्टोरी? कहानी जो है गणेश को महेंद्र नाम के एक यंग लड़के ने सुनाई है। और ये जो कहाँ पर काम कर रहा है? साइट
वर्कर के रूप में ये काम करा, मतलब साइट सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है, जो कई जगहों पर जाता है, जैसे कि जहाँ पर ब्रिजेस होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, और बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, वहां पर जाकर देखता है। महेंद्र का काम जो होता है वो जो साइट सीइंग है उसको देखना होता है, और वहां की जो एक्टिविटीज हो रही है उस पर नजर रखना है। उसे अपना जो हेड ऑफिस है समय समय पर वहां से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता रहता है। ठीक है। फिर फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर। सो कोयला का जो कोल माइन होता है, वहां का रेलवे पुल का निर्माण हो रहा था। ठीक है, वहां पर रेलवे पुल को बनाया जा रहा था। वहां से कुछ मंथ के बाद एक मकै जो केमिकल प्लांट होता है, जहां पर बहुत सारे ना रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकली चीजों को बहुत सारा वहां पर बनाया जाता है, तो उस जगह का निर्माण हो रहा था, उस जगह को बनाया जा रहा था। ही वॉज अ बैचलर, और वो क्या था, बैचलर था, यानी कि वो बिल्कुल नया था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. और महेंद्र जो था वो कैसा था, बड़ा ही सिंपल इंसान था, और वो सारे काम अच्छे से कर लेता था, हर कंडीशन में अपने आप को ढाल लेता था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे उसको बहुत अच्छे से घर में रखा जाए या फिर कोई टेंट हाउस हो, वहां पर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। एक बार उसके पास एक कुक था जिसका नाम क्या था, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। तो जो कुक था वो महेंद्र से थोड़ा अटैच हो गया था, उसका लगाव बढ़ गया था, and followed him, complaining wherever he was posted. जहां पर भी महेंद्र जाता था, ईश्वरन उसके साथ उसको फॉलो करता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. So जो ईश्वरन था वो उसके लिए, महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके क्लोथ्स वॉश करता था, और रात में जब फ्री हो जाते थे तो दोनों मिलकर बातें भी करते थे। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. So महेंद्र जो था वो बहुत सारी स्टोरीज सुनाता था, मतलब अंत न होने वाली कहानियां सुनाता था, और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो वो उस पर बातें करते थे। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. So जहां पर वो लोग रह रहे थे वहां पर बहुत ज्यादा शॉप्स नहीं थी, मतलब थोड़ा सा खराब एरिया था, बहुत डेवलप एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी ईश्वरन के पास बड़ी अच्छी कैपेसिटी थी, उसके अंदर बड़ी अच्छी एबिलिटी थी कि वो कहीं से भी फाइंड आउट करके वेजिटेबल्स और जो एसेंशियल चीजें थी वो सब ला देता था। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly. तो इसीलिए कहीं पर भी वो महेंद्र चला जाए, लेकिन जो ईश्वरन था वो इतना अटैच था कि हर कंडीशन में वो उसके साथ रह लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. So he would miraculously conjure up the most delicious dishes. So कितने भी कम चीजें हो जाएं, लेकिन जो महेंद्र ईश्वरन था, खाना जो था वो बनाकर तैयार कर देता था। सो ईश्वरन महेंद्र के बहुत करीब था और हर जगह उसके साथ जाता था। उन लोगों ने बहुत सारा कठिन जो समय था वो देखा था एक साथ, और हर जगह वो लोग एक साथ बिना किसी शिकायत के रहते थे।
उसके लिए खाना बनाता था ईश्वरन और उसके कपड़े भी धोता था, है ना। फिर ईश्वरन के पास सब्जियां और खाना पकाने का ज्यादा सामान नहीं था, क्योंकि वो लोग किसी शादी तो हुई नहीं थी ईश्वरन की भी और उसकी महेंद्रन की शादी नहीं हुई थी, तो उसकी पोस्टिंग कहीं भी होती थी, वो जाकर रहने लगता था। और उसका रसोईया, उसका मालिक जहाँ, सॉरी, जो ईश्वरन था, जहाँ उसका मालिक जाता था महेंद्र, वहां पर वो भी जाता था, तो वो भी उसके साथ अच्छे से रहता था। नए नए जगहों पर जहाँ पर सब्जियां भी नहीं होती थी, फिर भी मिरेकलसली, यानी कि चमत्कारिक तरीके से वो टेस्टी टेस्टी खाना उसको बनाकर खिला देता था, मतलब कम चीजों में भी खूब अच्छा अच्छा खाना बनाता था। Within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace, कहीं पर भी ये लोग जाते थे, तुरंत तुरंत वो अच्छा अच्छा खाना बनाकर रख देता था। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्रा जो था वो जल्दी उठता था सुबह और नाश्ता करके अच्छे से काम पर निकल जाता था, और उसके साथ कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और कुछ खाना जो था वो बनाकर उसको ईश्वरन दे देता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath. तो जब जो महेंद्रा था वो अपना सारा टिफिन मिलने का काम पर चला जाता था, तो उसी टाइम उसी बीच में ईश्वरन क्या करता था, सारे कपड़े धोता था, बर्तनों को साफ करता था, और आराम से लेजरली, मतलब फिर सारा काम करने के बाद आराम से बिल्कुल वो बात लेता था, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all and while, और कई बाल्टियां पानी अपने सर पर डालता था और प्रार्थना करता रहता था, मतलब भगवान को याद करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और ये सब करते करते उसको लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो पढ़ाई करता था। इट वुड बी लंच टाइम, हाँ। फिर बिफोर डोजिंग ऑफ, फिर लंच टाइम हो जाता था, फिर खाना खाने के बाद वो क्या करता था, द कुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrill. और फिर वो क्या करता था, आमतौर पर सैकड़ों पेजों में चलने वाली कुछ तमिल थ्रिलर बुक्स जो थी वो पढ़ता था, इसके साथ वो इमेजिनेशन करता था, और बहुत सारा जो जिसमें जो थ्रिलर, आप लोग जानते हैं थ्रिलर क्या होता है, थ्रिलर में सस्पेंस भी होता है और उसमें कुछ मिस्ट्री भी होती है, तो और रोमांच भी होता है। तो ये जो बुक पढ़ता था जब ईश्वरन, तो एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता था, और उसके अंदर भी बिल्कुल थ्रिलर वाली जो फीलिंग्स है वो आ जाती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और जब वो इस तरह की किताबें पढ़ता था, तमिल किताबें, तो उसके खुद के मन में भी, जैसा वो राइटर लिखते थे वैसे उसके मन में भी जो चीजें थी वो चलने लगती थी, वो भी अपने मन में ऐसी ऐसी चीजें सोचने लगता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. और जब वो अपनी तरफ से कोई चीज, कोई बात बताता था या कुछ भी करता था, तो उसके भी ढंग में वही थ्रिलर जो है वो आ जाता था, वो थ्रिल आ जाता था। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. अब फॉर एग्जाम्पल जब वो बोलता था, कोई भी नॉर्मल बात बोलता, जैसे उसको बोलना है कि मैं जब आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक ट्री मिला, और अपरूटेड ट्री मतलब एक पेड़ था जो कि जड़ से उखड़ चुका था, है ना। अपरूटेड मतलब जो पेड़ था वो उखड़ा हुआ था। वो क्या कहता था, इस ये नॉर्मल बात नहीं बोलेगा कि जब मैं आ रहा था पेड़ उखड़ा हुआ था, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा
विथ आईब्रोज सुटेबली आर्क, अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए, उसको बड़ा करते हुए, हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, और हाथों को ऐसे दिखाता था, एकदम ड्रामा करते हुए हाथों का जेस्चर बनाता था। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। क्या बताता था ये? सीधा सीधा नहीं बता रहा कि पेड़ उखड़ गया था, ये कह रहा पूरी रोड एकदम सुनसान थी और मैं अकेला आ रहा था। Suddenly, अचानक, I spotted something that looked like an enormous busy beast lying sprawled across the road. और अचानक मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा जंगली जानवर जो था वो मुझे देख रहा था। एक बीस्ट था, एक अजीब सा जंगली जानवर मुझे देख रहा था। I was half inclined to turn and go back. मैं बिल्कुल डरा हुआ था। जब मैं उसको देखा तो मैं बिल्कुल डरा हुआ था। मैं मुड़ने जा रहा था, मैं वापस आने वाला था। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं उसके पास गया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। लेकिन जब मैं उसके पास जाने लगा देखने के लिए कि कौन सा जानवर है ये, तब मैंने देखा कि एक ट्री है जो गिरा पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ inclined, हाँ। So Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. तो महेंद्रा क्या कर रहा था? अपने आप को चेयर पर बैठकर बिल्कुल आराम से अपनी आर्म चेयर पर टेक लगाकर उसकी बातें सुन रहा था। The place I come from is famous for timber. टिम्बर का मतलब होता है बच्चों एक तरह की लकड़ी। सो जैसे ही ईश्वरन जो है अपनी कहानियां पढ़ता था, वैसे ही वो उसको महेंद्रा को सुनाता भी था। और वो छोटी छोटी घटनाओं को, जैसे छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते थे उसके नॉर्मल लाइफ में, वो उनको भी उसी थ्रिलर बुक की कहानियों की तरह सस्पेंस में सुनाया करता था। और ये बात महेंद्रा को बड़ी अच्छी लगती थी। वो बिना किसी डिस्टरबेंस की, किसी इंटरप्शन के उसकी बातों को सुनता रहता था और वो भी मजे लेता रहता था। फिर द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, एक जगह जहां से मैं आ रहा हूँ वो बड़ी ही फेमस है वहां की लकड़ियों के लिए। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने बताया। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। तो ईश्वरन क्या कह रहा है? मैं जिस जगह से आता हूँ वहां पर, वहां की लकड़ियां बहुत फेमस है, वहां जंगल ही जंगल है, और वहां पर खूब सारा जंगल है। वुडेड फॉरेस्ट यानी कि खूब सारे घने जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड, जो लॉग्स हैं, जो वहां पे बड़े बड़े लॉग मतलब होता है ना पेड़ों के मोटे मोटे जो वो होते हैं, लकड़ियां ही होती जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं वो। The logs are hauled on the lorries by elephants, और पेड़ों के जो मोटे मोटे लट्ठे हैं उनको हाथियों के द्वारा, एलिफेंट्स के द्वारा लॉरीज में डाला जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, ह्यूज है, और वेल फेड यानी कि उनको अच्छे तरीके से खाना पीना खिलाया जाता है। बीस्ट मतलब बहुत ही भयानक। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. mahout कौन होता है? जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करता है। जो एलिफेंट्स जिसके साथ रहते हैं उसको mahout कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो वाइल्ड जो बीस्ट हैं, जो बड़े बड़े जानवर हैं, एलिफेंट्स हैं, इनको जब ये एक बार कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं तो एक mahout के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको कंट्रोल कर पाना। When they turn wild, even the most experienced Mahat is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. So, ये जब ईश्वरन जब ये बात बता रहा है,
तो उसने एक एलिफेंट से जुड़ा हुआ एक स्टोरी बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर दिस प्रोलॉग, ये वाली बात बताने के बाद कि मेरे गांव में पेड़ ही पेड़ है, जंगल ही जंगल है, हाथी लोग से पेड़ को लॉरी में भरवा कर ले जाया जाता है, बड़े बड़े हाथी होते हैं जो कंट्रोल के बाहर चले जाए तो कोई माहौल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सब चीजें वो बता रहा है। उसके बाद ही उसने हाथी की, एक एलिफेंट की एक स्टोरी सुनानी स्टार्ट कर दी। वन डे a tusker escaped from the timber yard। ठीक है, एक बार टस्कर escape, एक हाथी जो था, टस्कर यहाँ पर एलिफेंट को कहा गया है, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टिम्बर यार्ड यानी जहां पर लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। यार्ड आपको पता है ना, जो ओपन रूफ वाली जगह होती, आंगन जैसा, वहां पर लकड़ियों को इकट्ठा करते थे। वहां से एक टस्कर जो था वो भाग गया, इसके मतलब भाग निकला, एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग एंड बुशेस, tearing up wild creepers and breaking branches at will। So उसने क्या स्टार्ट कर दिया, पेड़ों को उधेड़ना स्टार्ट कर दिया, और जो भी उसके रास्ते में छोटी मोटी चीजें थी सबको तोड़ फोड़ करने लगा, बुशेस को, झाड़ियों को उखेड़ने लगा, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, जो मन करता था उस ब्रांच को तोड़ दे रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर आपको पता है, अब यहाँ सर कौन है, ईश्वरन का जो मास्टर है, कौन है, महेंद्र। तो वो क्या कहता है, सर आपको पता है ना कि जब कोई एलिफेंट मैड हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। तो ईश्वरन अपनी ही स्टोरी में खुद ही सुना रहा स्टोरी, और खुद ही इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो फ्लोर से उठकर खड़ा हो जाता है और जंप कर देता है, किसके जैसे, एक एलिफेंट जैसे। जैसे एलिफेंट के बारे में बता रहा है कि एलिफेंट कितना पागल हो जाता है, वैसे ही वो भी उसी की तरह रिएक्ट करता है। The elephant reached out the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks। He would continue। और उसके बाद जब वो एक्साइटमेंट में खड़ा हुआ, उसने थोड़ा सा उछला कूदा, उसके बाद स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जो एलिफेंट था, रीच द आउटस्कर्ट ऑफ अ टाउन, मतलब हमारा जो टाउन था, हमारा जो गांव था, वहां पर वो पहुंच गया। और वहां पे जो घरों के बाहर जो फेंसेस लगी रहती थी ना, उनको ऐसे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था जैसे माचिस की तीलियां उखाड़ कर फेंक रहा हो। तो बता रहा है कि जब उनके गांव के बाहरी इलाके में जब पहुंच गया था हाथी, तो ऐसे ऐसे बिहेव करने लगा था। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। तो लेकिन जब वो पहले स्टार्टिंग में आया तो उसने फेंसेस उखाड़ दी, और जब वो मेन रोड पर आ गया हमारे गांव के अंदर, टाउन के अंदर, शहर के अंदर, तो वो क्या करने लगा, वो जो फ्रूट स्टॉल्स थी और जो क्लोथ्स के जो दुकानें थी और जो पॉट्स बेचे जा रहे थे, बर्तन बेचे जा रहे थे, उन सबको तोड़ फोड़ करने लगा। People can helter skelter in panic। helter skelter मतलब भाग दौड़, अफरा तफरी मच गई, सब पैनिक हो गए, डर गए। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall। और फिर क्या हुआ, जो हाथी था वो कहाँ चला गया, स्कूल के अंदर चला गया, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। और हाथी उसके अंदर कैसे एंटर किया, उसने जो वॉल थी उसको तोड़ डाला। All the boys ran into the classrooms and shut the doors right। सारे जो लड़के थे वो क्लासरूम में चले गए और उन्होंने दरवाजे को शट कर दिया, बंद कर दिया। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs। So हाथी जो था बिल्कुल गुस्से में था, तो वो सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा। जो फुटबॉल का जो एरिया था, जो वॉलीबॉल का एरिया था, सब कुछ वो तोड़ फोड़ कर गिराने लगा। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building।
और इसी दौरान सारे जो टीचर थे वो कहाँ भाग गए, स्कूल के छत पर चढ़ गए। From there, they helplessly watched the depredations of the elephants. और वहां से वो खड़े होकर helplessly मतलब कोई भी बिना असहाय होकर वो देख रहे थे हाथी को अपना पूरा स्कूल बेकार करते हुए। There was not a soul below on the ground. एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था ग्राउंड पर। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. There was not a soul below on the ground मतलब ग्राउंड पर कोई भी एक इंसान नहीं था। The streets were empty. जो सड़क थी, रोड थी, वो सब खाली हो चुकी थी। As if the inhabitants मतलब वहां रहने वाले लोग of the entire town पूरे शहर के had suddenly disappeared. एकदम से जैसे गायब हो गए सब। I was studying in the junior class at that time. और उस समय मैं एक बच्चा था और जूनियर क्लास में पढ़ता था and was watching the whole drama from the rooftop. और ये सारा ड्रामा मैं भी ऊपर छत से देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता मेरे साथ अचानक से क्या हुआ। I grabbed the cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs into the open. पता नहीं क्या हुआ लेकिन अचानक से मुझे किसी ने हाथ दिया और मुझे ऊपर की तरफ बुलाया। और केन मतलब क्या है? केन का मतलब होता है बच्चों जो जिससे सहारा दिया जाता है, जो कोई स्टिक होती है जिसके सहारे चल सकते हैं, उसको पकड़ कर जा सकते हैं। तो मैंने देखा कि वन ऑफ द टीचर्स जिसने मुझे क्या दिया एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन। किसी टीचर ने मुझे अपना केन पकड़ाया, एक सहारा दिया और मैं भी ऊपर सीढ़ियों से रैन डाउन यानी सीढ़ियों से नीचे चढ़ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. और एलिफेंट ने क्या किया, अपने ट्रंक से जो एक ब्रांच पकड़ी हुई थी उसको एक तरफ उछाल दिया। But I moved slowly towards it, stick in hand. हाँ, हाथी ने ग्रंटेड का मतलब होता है चिंघाड़ना, ठीक है। मिनेसिंगली अ ट्री, एक पेड़ जो था उसने अपनी ट्रंक से एक तरफ फेंका। जब उसने पेड़ फेंका अपने पैरों से उसको उसने मारा, जिससे बहुत सारी जो मिट्टी थी, धूल थी, वो उड़ने लगी। It stamped his feet, kicking up a lot of mud and dust. उसने अपने पैरों को जब पटका ना तब उससे ढेर सारी धूल मिट्टी उड़ी। It looked frightening, बहुत डरावना नजारा था। But I moved slowly towards it. लेकिन मैं आगे बढ़ा। Stick in hand, एक स्टिक थी मेरे हाथ में। The elephant looked me red-eyed. एलिफेंट ने, हाथी ने मुझे लाल आंखों से देखा। Ready to rush towards me, मेरी तरफ भागने को बिल्कुल तैयार था। It lifted its trunk and trumpet loudly. उसने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और बहुत जोर से चिंघाड़ा। At that moment, I moved forward and mustering all my force, racked its third toenail on the quick. और जब वो मेरे ऊपर जोर से दौड़ने के लिए तैयार हो गया था तब मैं अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अपने पैर के नाखूनों को बहुत तेज से मारा और द बीस्ट लुक स्टन्ड। और मेरे इस प्रहार से, मेरे इस अटैक से जो ये दानव था, जो ये बड़ा सा जानवर था, ये स्टन्ड हो गया, बड़ा शॉक्ड हो गया फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टू एंड कोलैप्स्ड। और मेरे उस एक वार ने उसको शिवर यानी कि वो कांपने लगा, वो जो बीस्ट था वो कांपने लगा और क्या हो गया, स्टन्ड हो गया। कोलैप्स यानी कि गिर पड़ा। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling. और ये स्टोरी बताने के बाद
ईश्वरन जो था वो खड़ा हो गया, इस कहानी को उसने अधूरा छोड़ दिया और मम्ड अप यानी कि धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगा, ठीक है। फिर आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। तो उसने ये स्टोरी आधी छोड़ दी कि हाथी को बेहोश कर दिया मैं ईश्वरन ने, और क्या बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ थोड़ा सा खाने को गर्म करके। महेंद्रा who had been listening with rapt attention would be left hanging। और जो महेंद्रा इतना ध्यान से सुन रहा था स्टोरी को, वो थोड़ा देर के लिए रुक गया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away। Mahindra would have to remind him that the conclusion was pending। और जब ईश्वरन वापस आ गया तब भी उसने स्टोरी को कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन महेंद्रा को तो क्यूरियोसिटी थी, तो उसने वापस से बोला ईश्वरन को कि स्टोरी को कंक्लूड करो। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal। ईश्वरन would shrug casually। 2 days later it was led away by this movement to the jungle। तो उसने क्या कहा ईश्वरन ने कि एक वेटनरी डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर है, जिसने उसका इलाज किया, उसको जंगल में लेकर चला। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस स्टोरी को फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।